हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत में टॉपिक कोशिका अंतः से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में जीव विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि तारक केंद्र होता है, या फिर गोल्गी उपकरण होता है, या फिर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ऑप्शन के अनुसार तारक केंद्र है और गोल्गी उपकरण है, लाइसोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नाभिक की अगर अलावा बात करें हम तो कोशिका के देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में देख सकते हैं कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। कौन तो ठीक है। तो जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों को संतानों में ले जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। डीएनए की बात करें दोस्तों, देख सकते हैं कि इसकी खोज फ्रीडरिक निशट के द्वारा 1869 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें हम जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने से किया था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ही कवर हो रहे हैं, और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसको मैंने इस वीडियो में नहीं लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से कवर हो रहे थे, ठीक है। इसलिए मैंने उसको हटा दिया हूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने इसे यहाँ पर लाया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, या फिर पर ऑक्सीसोम में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सौर ऊर्जा एटीपी में देख सकते हैं कि क्लोरो जो कि फ्लास्ट में क्या होती है, बदलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते क्लोरोप्लास्ट जो कि में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें कि पर्णहरित और क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, ठीक है। और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है कि प्रायः लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं हैं, और माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। और सी में है कि विषाणु सम एक तंतु RNA अणु से बने होते हैं, या फिर एरिकेटस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही देख सकते हैं कि विषाणु जो कि सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पादप जो कि विषाणु जो कि अविकल्पीय परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पारासिट होते हैं, ठीक है। जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकांगों के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि परजीवी की बात हो रही है, और इसमें देख सकते हैं केवल एक प्रकार के न्यूक्लियस अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो कि एक द्विलायक जो कि डबल स्टैंडर्ड की बात है, और एक जो कि वाला एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एसएस होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन जो कि आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः मानव में गुणसूत्र होते, ठीक है, कितने होते हैं? 36 होते हैं या 46 होते हैं, 56 होते हैं, 26 होते हैं? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि साधारणतः मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितना होते हैं? तो देख सकते हैं कितना, 46 होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी कि अनसेक्सुअल जो कि जैसे एनिमल है, ठीक है, जिसमें कि गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या देख सकते हैं कि 23 जोड़ी होती है यानी कि 46 पाई जाती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे हम। दोस्तों देख सकते हैं पुरुषों में अगर बात करें हम तो 44 प्लस XY, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और पुरुष तथा स्त्री की बात करें हम तो 22 जोड़े गुणसूत्र जो कि ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और जबकि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है जो कि पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इसे क्या कर लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो डिपेंड करता है जो कि, ठीक है, जो कि लिंग को बताता है, ठीक है। तो चलिए और इसके बारे में और बताया गया देख सकते हैं, ठीक है। तो कहते देख सकते हैं, ठीक है, अगर जनक की बात करें पहले जैसे कि संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं जिससे पुत्र बनता है, और XX से जैसे गुणसूत्र मिलते हैं जिसमें कि पुत्री होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते जीवों में अत्यधिक विविधता कारण है, ठीक है, जैसे अनुकूलन है, सहभागिता है, उत्परिवर्तन है या फिर बहुगुण सूत्रता है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण की बात करें हम तो क्या है, उत्परिवर्तन है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें कि प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप से दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, ठीक है, जिसमें कि उनमें विविधताएं बढ़ जाती है, ठीक है। और इन परिवर्तनों को उत्तर परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं, ठीक है, तथा पीढ़ियों के वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब इसे और देखने के प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, ठीक है, बंदर में, चीता में, तितली में, छिपकली में? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख सकते दोस्तों निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है, तो बंदर में, चीता में, तितली में और छिपकली में? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो छिपकली की बात की, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इसे हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, ठीक है। और इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो देख सकते हैं ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक? तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए सो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करें हम तो यह दोनों एक दूसरे से भिन्न है कोशिका भित्ति से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे पूरा करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में वह आवरण कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्य रूप से सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है इसके अलावा हरे पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और संपूर्ण कोशिका? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैव कोशिका में अगर देखा जाए तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एक नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। देख सकते हैं एक श्वसन की क्रिया के प्रत्येक जीवित
कोशिका की कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। और श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिकीय द्रव में होती है, ठीक है, तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं, ठीक है, चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के श्वसन नाक यानी पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ठीक। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो कोशिका का जो शक्ति का स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती किसकी, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर ए और बी दोनों से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती तो किसकी बनी होती है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की, दोनों की बनी होती है। इस प्रकार से आपको ए और बी दोनों आंसर लगाना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध जो कि पारगम सजीव झिल्ली है, जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य में को घेर कर रखती है, ठीक है। और देख सकते हैं कि रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन के द्वारा तथा मध्यवादी परत का निर्माण लिपिड के द्वारा होता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, कि वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलस के द्वारा जो है प्रस्तुत अवधारणा सर्वमान मान्य है। आगे देख सकते हैं कि इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तमाम जो कि बातें यहाँ पर बताए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे और इसे बार बार आप स्तर से पढ़ने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोटीन ट्रांसलेशन में निम्न कोशिकांगों यानी कि में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्रोटीन ट्रांसलेशन में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है। देख सकते हैं कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की, अंतःद्रवी जालिका की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या फिर राइबोसोम जो बातें हो रही, ठीक है, और गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की बातें हो रही, ठीक है, में देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अंतःद्रव जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की जो बातें हो रही, ठीक है, कि कोशिकांगों में सबसे अधिक भूमिका होती है, ठीक है, जो कि इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कोशिका में प्रोटीन ट्रांसलेशन में अंतःद्रव जालिका जो बातें हो रही कि जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं और तथा ये राइबोसोम प्रोटीन ट्रांसलेशन के निर्माण में होते हैं, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, ठीक है। देख सकते हैं कि यह प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती है और ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक से अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकांगों को बनने की क्षमता रखती है। यह एक केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि प्राणियों के संदर्भ में बातें हो रही, कोशिकांगों के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो दोस्तों डी ऑप्शन की बात करें हम तो एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में पाई जाती है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। और देख सकते हैं कि बाकी जो ऑप्शन ए बी सी है बिल्कुल सही है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं स्तंभ कोशिका जो कि स्टेम सेल एक जो विभाजनशील कोशिका होती है, जिसमें कि स्वयं विभाजन की प्रक्रिया होती है और यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकांगों का निर्माण करती है।
और ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है और स्तंभ कोशिकाओं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्रामेड सेल डेथ की कोशिका और आणविक नियंत्रण, ठीक है, सेल्यूलर एंड मोकुलर जो कि कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एस्टोपसिस कहते हैं, काल जो कि प्रभावन कहते हैं, या फिर अपहासन कहते हैं, ठीक है, या फिर उत्कर्षे कहते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्रामेड सेल डेथ की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि इसे हम लोग एप्टोसिस जो कि कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की बात करें में कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को एस्पोटिस कहते हैं। ठीक है, और यह भ्रूणीय विकास जो कि देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एम्ब्रॉयनिक जो कि डेवलपमेंट तथा अंगों ऑर्गेन के प्रति विकास के समय होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी जो कि अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है कौन सा है? तो ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला और जल अपघटन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद होता है आप देख सकते हैं क्रेब्स चक्र होता है। कौन? क्रेब्स चक्र पद है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम में अधिकतम एटीपी देख सकते हैं कि जो अणुओं के उत्पन्न करने वाला जो पद क्रेब्स चक्र है। ठीक है, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, और इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स के द्वारा 1937 में की गई थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम्स में कंटिन्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।